बच्चों, ये लेक्चर 2 ऑफ ओलंपियाड सीरीज़ है। इसमें हम लोग 2 टॉपिक्स करने वाले हैं, मोनोमियल्स और पॉलिनोमियल्स और इनके बेसिक्स। मतलब जो भी बच्चे ओलंपियाड के लिए ये चाहते हैं, बहुत बार लोगों को ऐसा कन्फ्यूज़न होता है बच्चों की ओलंपियाड की सिलेबस शुरू कहाँ से करें। अब कुछ बुक्स ऐसे बने जिनको आप रीड करोगे तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर IOQM एंड यू सी द सेलेक्टेड बुक्स, मोस्ट ऑफ द बुक्स यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द बिगनिंग। तो मैं ये लेक्चर सीरीज़ इसलिए बना रहा हूँ कि आप स्टेप बाय स्टेप इस लेक्चर को देखो, इसके क्वेश्चन सॉल्व करो और आपको धीरे धीरे ये समझ में आने लगेगा कौन से टॉपिक्स को कहाँ से शुरू करनी है। तो मोनोमियल्स और पॉलिनोमियल्स का ये सबसे बेसिक लेक्चर है। इसमें कुछ क्वेश्चंस काफ़ी इजी होंगे और हम लोग जो कंसेप्ट डिस्कस करेंगे वो भी शुरुआत में बहुत ही इजी होंगे। आपने 6 टू क्लास 9 तक ये कंसेप्ट पढ़े होंगे, ठीक है। तो थैंक यू एंड आई विल बी स्टार्टिंग द लेक्चर विथ द टर्म मोनोमियल्स। थैंक यू। मोनोमियल्स के बारे में, मोनोमियल का मतलब क्या होता है? मोनोमियल्स का मतलब ऐसा है कि इसमें एक टर्म होगा, ओनली वन टर्म, इट कंटेन्स ओनली वन टर्म। वन टर्म मतलब वन एक्सप्रेशन, मतलब अ सिंगल एक्सप्रेशन। सिंगल एक्सप्रेशन लाइक एग्जांपल जैसे 16, 32x, 2ax² y, 16xy, -5xy। Now these are monomials. कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है? Now there are certain terms which will define first. जैसे कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट का मतलब होता है फॉर एग्जांपल इन x, फॉर एग्जांपल आई हैव रिटन 32x। 32x में मैं x का कोएफिशिएंट पूछूं, x का कोएफिशिएंट, सो ऑफ कोर्स यू विल से 32। अब मैं 5xy में, -5xy में y का कोएफिशिएंट अगर पूछ रहा हूँ तो तुम बोलोगे कि -5x होगा बच्चों। क्यों? इसका मतलब जो भी न्यूमेरिकल नंबर्स हैं और लेटर्स जो कांस्टेंट को डिनोट करते हैं वही होंगे कोएफिशिएंट ऑफ मोनोमियल्स। मतलब सिंपल सी बात है, कोई भी टर्म लिखा है उसमें जिसकी कोएफिशिएंट पूछी गई है उसको छोड़ के जितने भी वैल्यू है वो उसके कोएफिशिएंट कहलाएंगे, ठीक है। अब डिग्री की अगर बात कर लें, डिग्री ऑफ मोनोमियल, तो सिंपल सी बात है, डिग्री का मतलब क्या होता है? जैसे जितने भी वेरिएबल्स को इंडिकेट करने वाले पावर्स हैं, वेरिएबल्स का पावर को ऐड कर दो, वही डिग्री हो जाएगा। दैट विल बी द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। मोनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स के लिए भी सेम चीज़ होता है। उसमें बस ये देखा जाता है कि जितने नंबर ऑफ मोनोमियल्स लिखे गए हैं उसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर किसका है, ठीक है। अब जैसे मोनोमियल्स में इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल मैं अगर लिखा 3ab(x²), ना यहाँ पे x वेरिएबल है, a और b जस्ट एक वैल्यू लिखा गया है 3ab, सो दैट डजेंट अफेक्ट आवर लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स। तो लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स क्या है? x का पावर कितना है? 2। तो इसका मतलब इसका भी डिग्री कितना हो जाएगा? 2। सो डिग्री इज़ 2। अब अगर मैं ऐसा कहूँ कि मान लो लिखा है 7a⁴ x y³, इस केस में वेरिएबल्स कौन कौन है? x और y। x का पावर कितना है? 1, y का पावर कितना है? 3। तो टोटल पावर कितने हो जाएंगे? टोटल पावर 4। सो डिग्री भी कितना होगा? डिग्री विल बी 1 + 3 दैट इज़ 4। अब मान लो ऐसा लिखा गया 5xyz। अब इसमें 3 वेरिएबल्स हैं, सारे वेरिएबल का पावर कितना है? 1। तो डिग्री कितनी हो जाएगी? डिग्री विल बी 3, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज़ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स के बारे में अगर जाना जाए तो पॉलिनोमियल्स क्या कहते हैं? मतलब इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस मोनोमियल्स, इट कंसिस्ट्स ऑफ वेरियस मोनोमियल्स। और ये ज्वाइन कैसे होते हैं? ज्वाइंड बाय फंडामेंटल ऑपरेशंस, ज्वाइंड बाय प्लस माइनस। इनटू से नहीं बोलेंगे, क्योंकि अगर इनटू से करेंगे, मान लो अगर मैं ऐसा लिखा 5xy इंटू yz, तो ये तो 5x² XY² z हो जाएगा, ये तो मोनोमियल ही होगा।
तो इसका मतलब प्लस और माइनस रहने दो। डिवीज़न भी नहीं कह सकते। डिवीज़न अगर मान लो मैं ऐसा कहता हूँ 6x डिवाइड बाई 2x, सो ये तो 3 हो गया, तो ये तो मोनोमियल ही रहा। तो पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होगा? इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस मोनोमियल्स ज्वाइंड बाय प्लस और माइनस। सिंपल सी बात है। अच्छा, हर एक मोनोमियल को क्या कहेंगे? टर्म कहेंगे। ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? जैसे मान लो एक पॉलिनोमियल लिखा गया 3x² प्लस 4x+1। अब इसमें कितने मोनोमियल्स मिले हुए हैं? 3। कौन कौन से? 3x², 4x और 1। साथ में इसकी डिग्री कितनी होगी? तो जिस मोनोमियल की सबसे हाईएस्ट डिग्री होगी वही इसकी डिग्री होगी। तो डिग्री तो 2 है यहाँ। क्यों? x जो वेरिएबल है उसका मैक्सिमम पावर कितना है? 2। इस जगह पे कितना है पावर? 1। बट मैक्सिमम पावर कितना हो जाएगा? 2। तो डिग्री भी कितनी होगी? 2। ठीक है। अब मान लो मैं ऐसा लिखा 2x² y³ प्लस 5xy³ ना। अब ये भी एक पॉलिनोमियल है। क्यों? दो मोनोमियल से मिलके बना है। और डिग्री इसकी कितनी हो जाएगी? डिग्री हो जाएगी बच्चों 2 + 3, यहाँ पे 5 आ रहा है और यहाँ पे 4 आ रहा है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी? 5। ठीक है। अब अगर बात करें कि अगर होमोजीनियस पॉलिनोमियल क्या होगा, सो व्हाट विल बी होमोजीनियस पॉलिनोमियल? अब ये होमोजीनियस पॉलिनोमियल का टर्म कहाँ से आया? अगर मैं ऐसा कहूँ 6xy प्लस 5y² प्लस 6x², कुछ ऐसा लिखा गया है। अब इसमें डिग्री कितनी है? 2। यहाँ भी पावर कितनी है? 2। यहाँ भी पावर कितनी है? मतलब ओवरऑल डिग्री कितनी है? 2। और मोनोमियल जितने से बने हैं पॉलिनोमियल्स, उनमें सारे वेरिएबल्स का सम 2 आ रहा है पावर का। तो इसका मतलब क्या है? इच हैज़ डिग्री 2। सो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? होमोजीनियस पॉलिनोमियल्स। ठीक है। अब अगर कोई टर्म्स अरेंज करना हो हमें, तो अरेंजमेंट ऑफ टर्म्स कैसे करते हैं? अरेंजमेंट ऑफ टर्म्स बेसिकली हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं। मतलब असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर्स ऑफ डिग्री कह सकते हैं। इस तरीके से अरेंज करना है। फॉर एग्जांपल मान लो मैं ऐसा क्वेश्चन दिया x³ y³ -1 -2xy² -x³ और मैं बोला इसको अरेंज करना है। सो अरेंजमेंट का मतलब क्या है? अब देखो, डिग्री के अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हो, या तो इन बढ़ते क्रम में या तो घटते क्रम में। यहाँ पे ऑर्डर ऑफ डिग्री मतलब यहाँ पे कितनी है डिग्री इस मोनोमियल की? 6। यहाँ पे कितनी है? 0। यहाँ पे कितनी है? 3। और यहाँ पे कितनी है? 4। मैं इंडिविजुअल मोनोमियल की बात कर रहा हूँ। अब अगर अरेंज करना होगा तो मैं सबसे पहले क्या लिखूँगा? x³ y³, फिर क्या लिखूँगा? -x³ y -2xy² और फिर लिखूँगा -1। ये अरेंज हो गया, जिसमें कि घटते क्रम में पावर्स है। ठीक है। और अगर इसको उल्टा लिखना है, सो वी कैन ऑल्सो राइट -1 -2xy² -x³ और +x³ y³। ये भी तरीका है लिखने का। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, लाइक टर्म्स। व्हाट डू यू मीन बाय लाइक टर्म्स? लाइक टर्म्स का मतलब है सिंपल, मतलब इसके वेरिएबल्स सेम होने चाहिए। वेरिएबल्स के इंडिसेस या पावर सेम हो मतलब इसका मतलब ऐसा है कि अगर हम कहें मान लो एक्स वाई है और 6xy है, तो आर दे लाइक? दे आर लाइक। वाई? क्योंकि इसमें भी x का पावर 1 है, y का पावर 1, इसमें भी x का पावर 1 है, y का पावर 1। तो इसका मतलब क्या हो गया? वेरिएबल्स के इंडिसेस या पावर सेम हो, कोएफिशिएंट सेम ना भी हो, मतलब कांस्टेंट सेम ना भी हो, नॉट कोएफिशिएंट, कांस्टेंट सेम ना भी हो, तो भी इसको हम लोग लाइक टर्म्स बोलेंगे। ठीक है। इसका मतलब अब लाइक टर्म्स कैन ओनली बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। ये तो हम लोग पढ़े हैं बच्चों, क्लास 6 में भी ये पढ़ाया जाता है। जैसे अगर मैं दे दूँ 4ax² y प्लस 5b x² y
तो यहाँ पे ये ऐड किया जा सकता है कैसे, एक्स स्क्वायर वाई को कॉमन ले लो और 4a+5 भी बन गया, ठीक है। बट अगर मैं ऐसा दूँ 4a x² प्लस xy², ना इनको ऐड करने का कोई मतलब नहीं बनता। क्यों नहीं मतलब बनता? क्योंकि दोनों के पावर सेम नहीं है, मतलब दोनों लाइक टर्म्स नहीं है, नॉट अ लाइक टर्म। तो मैं कॉमन तो ले सकता हूँ एक्स और वाई, बट ऐड करने का कोई औचित्य नहीं बनता, ठीक है। सो ऑपरेशंस, पॉलिनोमियल्स के ऑपरेशन क्या क्या होते हैं? दो पॉलिनोमियल ऐड किए जा सकते हैं, ऐड किए जा सकते हैं, सब्ट्रैक्ट किए जा सकते हैं, मल्टीप्लाई किए जा सकते हैं, डिवाइड किए जा सकते हैं, ठीक है। इनमें रूल क्या लगेगा एडिशन सब्सट्रैक्शन में? ऑफ कोर्स फिर से वही लगेगा, बॉडमस। साथ में मैं क्या बोलूँगा, इसमें एक पैरेंथेसिस होता है जो सबसे पहले ऑपरेट होता है, और यहाँ भी एक बात है, बॉडमास में ब्रैकेट में सबसे पहले ये स्मॉल ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट और फिर बिग ब्रैकेट। ऑपरेशन इस ऑर्डर में चलता है, सबसे पहले पैरेंथेसिस आएगा, फिर स्मॉल ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर बिग ब्रैकेट, फिर क्या आएगा ऑफ, फिर क्या आएगा डिवीज़न, फिर क्या आएगा मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन एट लास्ट, ठीक है। ये बात हो गई। अब इसमें एक दो और बात ये कह सकते हैं बच्चों, क्वेश्चन बनाने से पहले, कि मल्टीप्लिकेशन के केस में मान लो मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, एडिशन सब्ट्रैक्शन तो बहुत ईजी है, मल्टीप्लिकेशन में इंडिसेस के बारे में ख्याल रखना है। जैसे a⁴m इंटू a⁴n बेस सेम है तो इंडिसेस ऐड हो जाते हैं, और a⁴m पर ब्रैकेट पर पावर n, देन इट कैन बी रिटन एज a⁴mn, बट दिस इज not equal to a⁴m⁴n, this is something different. Now अगर ऐसा रहे ए बी पर होल पर पावर n, that can be written as a⁴n into b⁴n, ठीक है। ये हो गया। Now कुछ बेसिक फार्मूलाज हमें पते होने चाहिए, फंडामेंटल क्वेश्चंस, ताकि हम मोनोमियल्स और पॉलिनोमियल्स को ईजिली समझ सकें। पहला है सिंप्लीफाई 3a प्लस कर्ली ब्रैकेट -4b माइनस बिग ब्रैकेट 4a - 7b माइनस स्मॉल ब्रैकेट -4a - b बोथ ब्रैकेट क्लोज प्लस 5a कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिंपल सी बात है, हम ब्रैकेट का यूटिलाइजेशन करेंगे। सबसे पहले कौन सी ब्रैकेट को ओपन करना है? तो स्मॉल ब्रैकेट। अब स्मॉल ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 4a - 7b माइनस माइनस प्लस 4a और माइनस माइनस प्लस b। तो यहाँ से कितना आ गया 4a 8b एंड -6b। तो ओवरऑल कितना लिखाएगा वैल्यू 3a प्लस -4b माइनस बिग ब्रैकेट 4a + 4a that is 8a minus 7b plus b that is -6b and प्लस 5a और कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो 3a प्लस फिर से नेक्स्ट ब्रैकेट ओपन करना है तो -8a प्लस 6b प्लस 5a अगेन व्हाट इज़ द वैल्यू 3a प्लस -8a प्लस 5a that is -3a -4b प्लस 6b that is प्लस 2b। और अगर लास्ट ब्रैकेट ओपन करें तो 3a -3a प्लस 2b, so finally the value is 2b. Next question. Example 2 says simplify the expression 4 into curly bracket small bracket 3x minus 2 closed minus big bracket 3 into 3x minus 2 plus 3 big bracket closed and then again curly bracket -4 minus 6x। तो ये भी क्या है, एक सिंपल सा ब्रैकेट का एक्सप्रेशन है। तो दिस कैन बी इजली डन। कैसे? तो 4 इसे रहने दो 3x minus 2, लेट्स ऑपरेट दिस वन 3 into 3 that is 9x minus 6 plus 3, और ये ऑपरेशन के बाद -4 - 6x इसे रखा जा सकता है। नाउ 4 3x - 2 इसे ओपन करो माइनस 9x, ये कितना होगा 9x - 3, तो -9x प्लस 3 एंड देन -4 - 6x 4 3x - 9x that will be -6x 3 - 2 that will be +1 -4 - 6x। Now 4 into -6x that is -24x plus 4
minus 4 plus 6x. So finally the value will be minus of 18x, and hence that's the answer. Next question says evaluate minus 9x per power n minus 2 minus 8x per power n minus 1 minus of minus 9x per power 9 minus 2 minus 8 of x to the power n minus 2 minus 2x to the power n minus 1, where x is equal to 9 and n is equal to 3. First ऐसा करते हैं, let's do the operation and see what is the final value. तब जाके x और n का वैल्यू पुट करेंगे. माइनस 9 एक्स टू अपर n माइनस 2 माइनस 8 एक्स टू अपर n माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 9 एक्स टू अपर n माइनस 2 माइनस 8 एक्स पर पावर n माइनस 2 एंड प्लस 16 एक्स पर पावर n माइनस 1. अब लाइक टर्म्स कौन कौन से हैं? तो एक्स टू द पावर n माइनस 2 वाले को एक साथ लो. 9 माइनस 8 कितना हुआ 1, और 1 माइनस 9 माइनस 8, सो माइनस 8 एक्स पर पावर n माइनस 2 16 माइनस 8, सो 8 एक्स टू द पावर n माइनस 1. नाउ 8 को बाहर ले सकते हैं, एक्स टू द पावर n माइनस 1 माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 2. अब दिस इम्प्लाइज 8 एक्स का वैल्यू कितना है 9 और 3, 9 का स्क्वायर माइनस 9 3 माइनस 2 डेट इज़ 1. तो ये कितना हो गया 8 इंटू 9 का स्क्वायर 81 माइनस 9 डेट इज़ 72. So this will basically be 64 into 9, and which is equal to 9 4 36, 9 6 54, 576, and hence 576 is the answer. Next example 4 says given x cube plus 4x square y plus axy square plus 3xy minus bx to the power c y plus 7xy square plus dxy plus y square is equal to x cube plus y square. For any real number x and y, find the value of a, b, c and d. Now what is the final value? X cube plus y square. It means there is 4x square y and minus bx to the power cy. So it means, and there is no such term on the right hand side. It means they are like terms. They must be like terms. Like terms 4x square y and minus bx to the power cy must be like. Otherwise, if they don't cancel out, then there will be surely a term on the right hand side which is not there. So it means we can say b is equal to 4 and xc is equal to 2. So must be like, and hence that is equal to 0 also. 4x square y is equal to bx to the power cy. They cancel out. Now again, which are the terms that need to cancel out? Axy square plus 7xy square. Axy square plus 7xy square. Again they are like terms. This must be equal to 0. And 3xy plus dxy must be equal to 0. So for this a must be equal to minus 7, and for this d must be equal to minus 3. Hence we got all of the value. A is minus 7, B is 4, C is 2, and D is minus 3. Next question says example 5, given that mxy satisfy 2 by 3 x minus 5 का whole square plus 5m square is equal to 0, minus 2a to the power 2 b to the power y plus 1 and 3a square b cube are like terms. Find the value of expression 3 by 8 x square y plus 5m square minus of bracket minus 7 by 16 x square y plus minus 1 by 4 xy square minus 3 by 16 x square y minus 3.475 xy square bracket close minus 6.275 xy square. Now for this, let's see the solution. We are given 2 by 3 x minus 5 का whole square plus 5m square is equal to 0, and also we are given minus 2a to the power 2 b to the power y plus 1 and 3a to the power 2 b cube are like terms. Now for like terms we must know that the indices of each variable or must be equal. So a square and a square are equal. So b to the power y plus 1
that is equal to b का cube. So therefore y plus 1 is equal to 3 and y must be equal to 2. So first y is equal to 2, and for this condition it has been said that sum of these two is 0. So, and now they are real numbers. If they are real numbers, uh, since they are real numbers, this must be greater than equal to 0 and this must be greater than equal to 0. It means we have to write they belong to the set of real numbers. Now, so therefore individually, if a square plus b square is equal to 0, then a is equal to 0 and b is equal to 0. So individually both has to be 0. So x must be 5 and m must be 0. Now we have got these values. So if I start rewriting the expression, so this will be 3 by 8 x square y. So x is 5, but instead of doing it directly, we can first simplify. So for which are the terms where x square y is there, so 3 by 8 x square y plus, I'll write it directly, plus 7 by 16 x square y, again minus and minus plus 1 by 4. No, which term has x square y? So here it is plus 3 by 16. So plus 3 by 16 x square y. Apart from that, all of them are xy square. So again I will write for xy square, this will be 1 by 4 xy square, and again minus minus plus will be there. So 3 by 16, no, not 3 by 16, that is x square y. So minus plus minus minus and minus minus plus, so there will be plus 3.475 xy square and minus minus plus 6.275 xy square. So basically if I add up 3 4 6, so total values will be 6 plus 5m square. Now if I add this up, m is 0, so this is gone. So for x square y, the value that adds up is 3 by 8 plus 7 by 16 plus 3 by 16 plus 1 by 4, that can be written as 4 by 16, and this can also be written as 6 by 16 plus xy square. For this the value is 1 by 4 plus 3.475, so 3475 by 1000 plus 6275 by 1000. I will add these two up together, and here the value becomes 4 7 14 20 20 by 16, and 20 by 16 can be written as 6 10, this 7 13 16 20 by 16. So 20 by 16 will be written as 4 5 and 5 by 4, and this here xy square 3 by 8 plus 7 by 16. Acha, 3 by 16 is x square y, 3 by 8 is x square y. So there are how many terms? 2 3, there are 3 terms only, and for x square xy square there are 3 terms. So I've added it twice, I get, yes, 3 by 8, 7 by 16 and 3 by 16. So 1 by 4 is for xy square. Yeah, so here this value will be 10, that is 7 10 13 by 16. So 6 7 10 16 by 16, so 16 by 16. So therefore this value will be 1, and for xy square again the value will be 3.475 and 6.275. So 5 5 10 7 7 14, 4 2 6 7, and there will be 9.75, and this will be 0.250. So therefore this will be 10. Now x square y, what is the value of x that we have written? X is 5 5 square into 250 plus
that is xy square. So 5 into 4 20, 20 10 200. So total value will be 250. Next question says, given that p of x is equal to n per power x per n into x per power n plus 4 plus 3x to the power 4 minus n minus 2x cube plus 4x minus 5. Q of x is equal to 3x to the power n minus 4 minus x to the power 4 plus x cube plus 2nx square plus x minus 2 are two polynomials. Determine if there exists an integer n such that the difference p minus q is a polynomial with degree 5 and 6 terms. Okay, so p minus x. First, we have to write, for solution, we have to write px minus qx. So, for px minus qx, we have to see which are the like terms together. Now, for bringing like terms together, x to the power n plus 4 and x to the power n plus 4. So this will be n minus 3 x to the power n plus 4. Now here the value is 3x to the power 4 minus n, which is not there anywhere, so I can write it separately. Again, minus, so here this will be minus x to the power 4 to plus x to the power 4, and minus 2x cube minus x cube, so this will be minus 3x cube minus 3x cube, and again minus 2n x square, and this will be plus 4x minus x, so plus 3x, and minus 5 plus 2, that is minus 3. So it says, determine if there exists an integer n such that the difference p minus q is a polynomial with degree 5. So for degree 5 to exist, n plus 4 must be equal to 5, so n must be equal to 1. Now if n must be equal to 1, it means 3x to the power 4 minus n. Now if n is equal to 1, we must take care that 3x to the power 4 minus n, that is 4 minus 1, 3x cube minus 3x cube, this will be equal to 0. So if this 2 becomes 0, 1 and 2, how many terms are left out? 1 2 3 4 and 5, so only 5 terms are left. Only 5 terms are left, but we were asked for writing 6 terms, so which is not possible in this case. So n cannot be equal to 1. Now if n is not equal to 1, we have to check for the other case, that is 4 minus n can also be written in terms of 5. Why? We don't know which one will have higher degree. Either n plus 4 will have higher degree, or 4 minus n will have higher degree, that is 5. So if 4 minus n is equal to 5, so n is equal to minus 1. If n is equal to minus 1, then what are the terms? We can write 3x to the power 4 minus n, and 4 minus n, that is 3x to the power 5. So this will be 3x to the power 5 plus if n is minus 1, so plus x to the power 4, and this will be minus 3x cube and minus 3x cube, and this will be n minus 1 x, so minus 4 minus 7x cube plus 2x square plus 3x minus 3. How many terms are there? 6 terms. This satisfies the requirement, therefore we can say n will be equal to minus 1 only. Next question, question number 7 says, expand x minus 1 into x minus 2 into x minus 3 into x minus 4. Now this expansion can be quite easier if you try to solve using the method 4 plus 1 is equal to 5 in this case, also 3 plus 2 is equal to 5 in this case. Now start multiplying the two together, x minus 1 into x minus 4, x minus 2 into x minus 3. So overall the value will become x square minus 5x plus 4, and here also it will be x square minus 5x plus 6. Now again
there can be a simple way to multiply x square minus 5x plus 5 minus 1. So this is one term, and x square minus 5x plus 1 plus 5 is another term. Now in this case, if we write it like this, x square plus 5 plus 1, so this is one term, this is another term, so it will become x square minus 5x plus 5 का whole square minus 1 का square. Now a plus b into a minus b, that is a square minus b square. So what is the value? The value is x to the power 4 plus 25x square plus 25 plus 2ab, that is 2 minus 10x cube plus 2bc, that is minus 20x plus 5 to the 10 x square minus 1. Now, so this value will be equal to x to the power 4 minus 10x cube plus 35x square plus minus 20x. This will be 5. So minus 25, not minus 20, minus 50x. 5 into 5 is minus 25 into 2. So this will be minus 50x and plus 25 minus 1, 24, and hence that is the answer. Next question, question number 8 says expand 5xy minus 3x square plus 1 by 2y square 5xy plus 3x square minus 1 by 2y square. Now to solve this, we can rewrite this as 5xy minus 3x square minus 1 by 2 y square multiplied with 5xy plus 3x square minus 1 by 2 y square. Now this is a, this is b, a minus b, and this is a plus b, so this will be a square minus b square. Now that is equal to 5xy whole square minus 3x square minus 1 by 2 y square whole square, which is again equal to 25 x square y square minus 9 x to the power 4 plus 1 by 4 y to the power 4 minus 2 into 3 into 1 by 2 x square y square. So finally this value says that 9x to the power 4 minus 9x to the power 4 minus 1 by 4 y to the power 4, and apart from that 25x square or plus 3, that is 28x square y square, and minus 1 by 4 y to the power 4, that is the answer. Next, question 9 says given x square minus x minus 1 is equal to 0, simplify x cube plus x plus 1 by x to the power 5 to a polynomial form. Now we have to write what we are given. X square is equal to x plus 1, this is what we are given, and we are required to write x cube plus x plus 1 by x to the power 5. So if we try to simplify, x plus 1 is what? X square, so I can write x cube plus x square divided by x to the power 5, which can be written as, since x cube plus x square, so divided by x to the power 5 again is there, and which can again be rewritten as, if I take x square out, so this will be x plus 1 divided by what I have taken out, x square, so this will be x cube. Now x plus 1 is again x square divided by x cube. Achha, how I did this? See, I took simply x square common, so x plus 1 was left out and x square is cancelled here, so again this is equal to 1 by x. Now 1 by x, again 1 by x can be written as something, so it can be written as, if I subtract here 1 by x, so x square minus 1 is equal to x. Now so 1 by x is 1 by x square minus 1, so we can say, if I write 1 by x simply as
And again, instead of writing this, we can also say 1 is equal to x square minus x, that is equal to 1. So done now. X square minus x divided by x. 1 is replaced by x square minus x. So therefore this will be x minus 1. तो आंसर कितना हो गया? x minus 1. Example 10 says, in the following expression which of the following are not monomials. तो मोनोमियल कौन कौन से नहीं है? तो व्हाट वी कैन से, मोनोमियल के लिए क्या होता है? मोनोमियल के लिए सबसे पहले कोई भी टर्म को पॉलिनोमियल होने के लिए या मोनोमियल होने के लिए सबसे पहले जो x का पावर होना चाहिए, मान लो n, तो n मस्ट बी नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर ये होना चाहिए कंडीशन। तो पहला केस में, और मोनोमियल होने के लिए सिर्फ एक टर्म होना चाहिए, वन टर्म ओनली। तो दो कंडीशन सेटिस्फाई होने। अब ये तो देख के पता चल रहा है कि ये बाइनोमियल होना चाहिए था, बट आइदर नाइदर ये बाइनोमियल है और ये पॉलिनोमियल है। क्यों? एक्स का पावर कितना हो गया? -1। इसमें एक्स का पावर कितना हो गया? -2। सो दिस इज़ ऑल्सो नॉट अ मोनोमियल। तो मोनोमियल कौन है? ये। क्यों? एक्स का पावर कितना है? 1। ठीक है। अब क्या कह रहा है? द डिग्री ऑफ सम ऑफ टू पॉलिनोमियल्स विद डिग्री 4 ईच मस्ट बी। तो इसमें हम केस ले सकते हैं। कैसे? एक्स टू द पावर 4 और एक्स टू द पावर 4, दो डिग्री 4 है, तो आंसर कितना है? 2x टू द पावर 4। लेकिन इसमें और भी केस हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि मस्ट बी 4 हो। ठीक है, नॉट नेसेसरी। क्यों? क्योंकि अगर मैं ऐसा ले लूँ एक्स टू द पावर 4 प्लस माइनस एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब, तो इस केस में क्या हो जाएगा? ये कट जाएगा और रिजल्टेंट कितना बचेगा? डिग्री 3 का। अच्छा, अगर मैं ऐसा ले लूँ एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, सो इस केस में क्या हो सकता है? जब मैं ऐड करूँगा तो दिस विल गेट कैंसल्ड, अगेन इट विल बी एक्स स्क्वायर। इसका मतलब डिग्री 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है या 0 भी हो सकता है। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं? 4 से बड़ा तो नहीं हो सकता। तो आंसर क्या हो जाएगा? नॉट ग्रेटर देन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 says, while doing an addition of two polynomials, okay, Adam mistook add the polynomial 2x square plus x plus 1 as subtract 2x square plus x plus 1, and hence his result was 5x square minus 2x plus 4. Find the correct answer. So for 12 it says Adam mistook add the polynomial. So let the polynomial, let the one polynomial be, कुछ मान लेते हैं f of x। अब इसने कहा क्या कि गलती से उसने करा क्या है कि 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 मान लिया, रिज़ल्ट आया कब? जब उसने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो सब्ट्रैक्ट करें तो एक्चुअली हमें करना क्या था? ऐड करना था। तो हम क्या कहेंगे? 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 में अगर वो ऐड कर रहा होता 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, तो एक वैल्यू आ रहा होता क्या? 7x स्क्वायर माइनस x प्लस 5 आता। लेकिन ये जो वैल्यू आ रहा होता वो रिजल्टेंट में पॉलिनोमियल के साथ इसे ऐड करना था। तो ऐड करने का मतलब क्या है कि 7x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5 जो था वो वैल्यू कितना होना चाहिए था? ऐड होना चाहिए था। किसके साथ? 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के साथ। सो दिस गेट्स कैंसल्ड। सो 9x स्क्वायर प्लस 6, तो जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? 9x स्क्वायर प्लस 6। और ये क्या है? सम ऑफ दिस टू पॉलिनोमियल्स, सम ऑफ पॉलिनोमियल्स। और अगर कहोगे कि सिर्फ एफ एक्स क्या था, तो एफ एक्स यहाँ लिखा पड़ा है 7x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13, गिवन दैट द monomials 0.75x to the power b y to the power c and minus 0.5x to the power m minus 1 y to the power 2n minus 1 are like terms। अब लाइक टर्म्स के लिए क्या होता है? एक्स वाले कोएफिशिएंट और वाई वाले कोएफिशिएंट दोनों सेम होंगे। ठीक है, तो एक्स का कोएफिशिएंट एक्स टू द पावर बी है और यहाँ पे कितना है? एम माइनस 1। तो मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पे कि बी इज इक्वल टू एम माइनस 1 होगा। सिमिलरली सी इज इक्वल टू 2n माइनस 1 होगा। तो 2n माइनस 1 अगर होगा तो इसका मतलब सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि
0.75 एक्स टू द पावर बी और वाई टू द पावर सी, और यहाँ पे लिखा है -0.5 एक्स टू द पावर m-1 वाई टू द पावर 2n-1, और साथ में दोनों को ऐड भी करा गया है और इसका वैल्यू बोला गया है 1.25 है एक्स टू द पावर n वाई टू द पावर m है। ठीक है, तो मैंने पहला कंक्लूज़न क्या डाला कि सारे का वैल्यू b इक्वल टू m-1 और बराबर n होना चाहिए। क्यों ऐसा होना चाहिए? क्योंकि दोनों तरफ लाइक टर्म्स को ऐड करोगे तो लाइक टर्म्स का ही वैल्यू देगा ना। तो इसका मतलब y का वैल्यू c है एक तरफ और यहाँ 2n-1 है और इस तरफ m है। ठीक है, साथ में हमें ये पता है कि 0.75 माइनस 0.5 ये 1.25 ए के बराबर है। तो इसका मतलब यहाँ से हो गया 0.25 डिवाइडेड बाई 1.25 दैट इज़ ए के बराबर। तो यहाँ से ए कितना हो गया 1/5, ए हो गया 0.2। अच्छा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और टू इसको कहते हैं। फर्स्ट से हमें ये पता चल रहा है b इज इक्वल टू एम के जगह n+1 भी लिखा जा सकता है। मतलब अगर मैं b को हटा भी दूँ यहाँ पे तो m के जगह n+1 लिखा जा सकता है फ्रॉम फर्स्ट, और सेकेंड में पुट कर देता हूँ 2n-1 m के जगह पे n+1 पुट कर दो तो n इज इक्वल टू कितना हो गया 2 और m कितना हो जाएगा 3। अगर n m निकल गया तो b मिल जाएगा, b कितना होगा n के बराबर डेट इज़ 2 और c कितना होगा m के बराबर डेट इज़ 3। तो टोटल वैल्यू कितना हो गया, क्योंकि हमसे पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी, तो b और c तो पता है हमें 2 और 3 और a अभी अभी निकाला था 0.2, सो कितना हो गया डेट इज़ 1.2। डन। क्वेश्चन 14 says if x to the power 5 into x plus 1 plus x plus 1 by x 1 plus 2x by plus 3 by x square are multiplied together, the product is a polynomial, then the degree of the product is। अब सी पॉलिनोमियल तो होगा, क्यों? क्योंकि अगर x प्लस 1 बाई एक्स को भी मल्टीप्लाई करें तो सबसे मिनिमम वैल्यू कितना जाएगा नीचे पावर में, तो एक्स क्यूब। जब इसको एक्स टू पावर सॉरी जब इसको एक्स टू पावर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, तो अगर ऐसा है तो हम ये कह सकते हैं कि एक्स टू द पावर 5 का मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा एक्स टू द पावर 5 इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स इंटू 1 प्लस 2 बाई एक्स प्लस 3 बाई एक्स स्क्वायर। तो मैक्सिमम, क्योंकि हमें डिग्री देखना है तो डिग्री देखने के लिए हम ये कर सकते हैं कि इसको x से और इसको 1 से मल्टीप्लाई करें तो मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा। तो डैट विल बी एक्स टू द पावर 6, एक्स टू द पावर 6 और यही इसका डिग्री हो जाएगा, दैट विल बी द डिग्री। सो then the degree of the product is 6. Next question 15 says find a natural number n such that 2 to the power 8 plus 2 to the power 10 plus 2 to the power n is a perfect square number। अब अगर इसे परफेक्ट स्क्वायर होना है तो इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पे 2 टू द पावर 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस 2 इंटू 2 टू द पावर 4 ऐसा लिख सकते हैं। तो ये कितना हुआ 2 टू द पावर 5 और हमें क्या चाहिए यहाँ 2 टू द पावर 5 एक चाहिए, तब जाके 2 टू द पावर 10 बनेगा। तो इसका मतलब 2 टू द पावर 5 का होल स्क्वायर चाहिए होगा और प्लस 2 टू द पावर n माइनस 2 टू द पावर 5 भी चाहिए होगा। तो 2 टू द पावर 5 का होल स्क्वायर जो ऐड कर रहा था वो मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो इधर कितना बन गया 2 टू द पावर 4 प्लस 2 टू द पावर 5 का होल स्क्वायर और इधर कितना बन गया प्लस 2 टू द पावर n माइनस 2 टू द पावर 10। नाउ ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर। अब बोला क्या गया है कि n का किस वैल्यू के लिए परफेक्ट स्क्वायर बनना है, तो परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए इसको ज़ीरो होना पड़ेगा। अगर इसको ज़ीरो होना है तो n का वैल्यू कितना होना पड़ेगा 10। डन। क्वेश्चन नंबर 16 सेज इफ 3x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ 6x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2010। इसका मतलब इस क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है कि 3x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 ये ज़ीरो है। तो बोल रहा है
कि वैल्यू किसका निकालना है, 6x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2010। अब इसको करने के लिए हम x³ वाले टर्म्स को ऐसे लिखते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे x मैंने कॉमन लिया, या फिर चलो 2x कॉमन लिया, यहाँ क्या बचा 3x² प्लस x माइनस 1 अपने मन से लिखो, तो ये 2x² हो गया। अब 2x² अगर हो गया तो इधर मुझे क्या चाहिए, माइनस x², तो इसका मतलब माइनस 3x² उतरेगा, सो माइनस 3x² उतरेगा। अच्छा, अब यहाँ पे -2x है, यहाँ पे -3x है, तो यहाँ पे प्लस x रहना पड़ेगा, ठीक है। और साथ में यहाँ पे सारा वैल्यूज़ आ गए। इस तरफ अगर एक -1 रख लूँ तो ये +1, तो प्लस 239 हो जाएगा। अब इसका वैल्यू तो 0 है, ये भी 0 है, तो ओवरऑल वैल्यू कितना बच गया, 2009। पूछा क्या गया था, फाइंड द वैल्यू, तो इसका वैल्यू कितना हो गया, 2009। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज एग्जाम्पल 17 सेज x इज इक्वल टू a/b plus c, b/a plus c is equal to c/a plus b, then the value of x is, now this is simple ratio and proportion। हमें ये बात पता है कि अगर a/b is equal to c/d is equal to e/f है, and that is also equal to a plus c divided by b plus d plus f, ये ऐसा होता है। तो अगर इस केस में हो रहा है तो क्या कह सकते हैं कि तीनों को ऐड कर लो, तो a plus b plus c डिवाइडेड बाय 2 ऑफ a plus b plus c, तो x इतना हो गया, सो x कैन बी 1/2। अच्छा, एक ये केस हो गया जब a plus b plus c नन ज़ीरो है, ठीक है, ये केस है। अच्छा, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि x इक्वल टू बी प्लस सी और a प्लस सी और a प्लस डी दिया है। मैं कह रहा हूँ बी सी और a तीनों नन ज़ीरो है, बट तीनों का सम तो ऐसा हो सकता है कि a प्लस बी प्लस सी वो 0 हो जाए, ठीक है। कैसे, अगर मान लो कोई एक 3 है, एक -1 है, एक 2 है, तो -2, तो इसका मतलब क्या है कि हर का सम तो नन ज़ीरो हो रहा है, लेकिन तीनों का सम मिल के क्या हो जा रहा है, ज़ीरो। तो इस केस में वैल्यू कैसा होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर a प्लस बी प्लस सी ज़ीरो है, तो इसका मतलब a जो होगा वो माइनस बी प्लस सी के बराबर है, तो a/b प्लस सी किसके बराबर होगा, -1। इसका मतलब b/a प्लस सी भी किसके बराबर होगा, -1। इसका मतलब c/a प्लस बी भी किसके बराबर होगा, -1। सो ओवरऑल वैल्यू क्या हो सकता है, या तो 1/2 हो सकता है, या तो -1 हो सकता है। सो c विल बी द आंसर इन दिस केस, ठीक है। नेक्स्ट इट सेज if 1/x minus 1/y is equal to 4, find the value of 2x plus 4xy minus 2y divided by x minus y minus 2xy। so solution, it says हमें दिया क्या, 1/x minus 1/y is equal to 4, तो इसका मतलब क्या है, एक्स वाई पहले हमें मानना पड़ेगा कि नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। क्यों, क्योंकि गिवन इक्वालिटी क्या दिया है, 1/x माइनस 1/y, ये डिफाइन तभी होगा जब x नॉट इक्वल टू ज़ीरो, y नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो इसका मतलब एक्स वाई नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। तो इस केस में क्या हो गया, x माइनस वाई, नॉट x माइनस वाई। टेक द एलसीएम, एलसीएम कितना होगा, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4xy, ठीक है। तो इसका मतलब अब गिवन इक्वेशन में अगर इसको हम सेटिस्फाई करवाएं, 4xy, दिस इक्वेशन 1, 2xy प्लस 4xy माइनस 2y डिवाइडेड बाई x माइनस वाई माइनस 2xy। नाउ अगर हमें ये पता है कि 2xy, 4xy को ऐसे रहने दो, प्लस या फिर ऐसे लिख लो -2y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई माइनस वाई माइनस एक्स माइनस 2xy, और 4xy के जगह ऐसे ही रहो, y माइनस एक्स के जगह 2 लिख दो, तो 4 माइनस 2 कितना हो गया, 8xy, और नीचे कितना है, माइनस वाई माइनस एक्स, और ये कितना हो गया, -6xy। सो -4/3 मतलब -4/-6, और xy गेट्स कैंसल्ड, सो देयरफॉर दिस वैल्यू विल बी 2/3। तो आंसर कितना हो जाएगा, 2/3। क्वेश्चन is from UKGMO 1995, and it is one of the best question asked. It says 9 squares are arranged
To form a rectangle as shown, the smallest square has side of length 1. How big is the next smallest square? And I about the area of the rectangle. Now we are required to find basically after, suppose this is A. So the squares are named A, B, C, D, E, F, G, H, I. Now we are required to find कि after A, if by figure E is the second next big square, then what is the side length of E and also what is the area of the rectangle? So how do we proceed? The best way is, let's name the side as, for A let the side length be A, small a. For B it shall be B. For C it shall be small c, and so on. So for H it will be small h, and for I it will be small I. Now if by figure E is the next smallest square, then we have to find the length of E. So basically how do we proceed? Now we can see B can be written as A plus G. How? By figure. Because this length is G and it has length A, and where A is given as 1. Now A is also given as 1. So again, for C, if we can say, C can be written as A plus B. C can be written as A plus B. And if from first and second we can say, C can be written as 2A. C can be written as A plus B, and B is written as A plus A. So C can be written as 2A plus G. Now again for F we can say F can be written as that is G minus A. So F can be written as G minus A. Now again, if F is written as G minus A, then there can be something that can be tweaked with C and F. We know C plus A can also be written as F plus E. C plus A. Why? Because the side length this one is C plus A. Again, the side length for this one is E plus F, and both are the side length of square C, so therefore they must be equal. So therefore C plus A is equal to F plus E. Now hence E will be C plus A minus F. So if C plus A minus F will be there, and C plus A, F is what? G minus A from third. So minus, then it will be minus G plus A. Again, C minus G is equal to 2A. So total length is 4A. 4A is equal to 4 into 1, that is equal to 4. So for E, the length is 4. Now if we have already found out E, so we can say how big is the next most smallest square? It has length 4 units, length of 4. But we are also required to find the area of the rectangle. Now how do we proceed with the area of the rectangle? So we also know for area we have to find the length, the total side length. So in total side length we can say for D plus I. Why? स्क्वायर डी है और एक स्क्वायर आई है, और दोनों को मिला के ये डी और ये आई मिला के एक टोटल बड़ा स्क्वायर हो गया डी प्लस आई. नाउ अब अगर ये डी प्लस आई है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, किसके टर्म में? ई के टर्म में. आई को लिखा जा सकता है ये भी डी है और ये ई है. सो इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज, आई कैन ऑल्सो बी रिटन एज डी प्लस ई. सो डैट विल बी 2D प्लस ई. अच्छा, अब इसको सी में भी लिखा जा सकता है क्या? कैसे लिख सकते हैं? तो हमें यहाँ पे ये दिख रहा है कि D कैन बी रिटन एज C प्लस ई. सो अगेन इसको और तोड़ें तो C प्लस ई. सो ये कितना हो जाएगा? 2C प्लस 3. सो 2C प्लस 3. अब एक बात है, E का मान कितना था? 4 है, तो इसका मतलब टोटल कितना हो गया? 2C प्लस 12 है. अच्छा, एक साइड लेंथ तो ऐसे आया. अब इसको हम कंपैरिजन कैसे करेंगे? नीचे वाले साइड लेंथ को देखा जाए, ये B है, ये G है, ये H है.
नाउ इसको मैं बोल रहा हूँ इक्वेशन 4। अच्छा, अगेन अपार्ट फ्रॉम इट दिस इज b प्लस जी प्लस एच। तो b प्लस जी प्लस एच का मतलब क्या है? अब b को हम कैसे लिख सकते हैं? इन टर्म्स ऑफ लिखना है सारे को ए जी एफ में। तो अगर b को लिखा जाए तो b का वैल्यू a के टर्म में कैसे आएगा? ये b है, सो दिस विल बी a प्लस जी। जी तो जी के ही टर्म में रहेगा। अब h के बारे में अगर देखा जाए तो h को हम लिख सकते हैं g प्लस एफ। तो g प्लस एफ, सो इट कैन बी रिटन एज a प्लस थ्री जी प्लस एफ। अब a प्लस थ्री जी प्लस एफ और g को फिर से क्या लिखा जा सकता है? g कैन बी रिटन एज, या फिर g या f दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट कर लिया जाए तो g कैन बी रिटन एज, इसको अगर हम कन्वर्ट करें तो हमें g को a के टर्म में चाहिए और f के टर्म में, तो a प्लस एफ हो जाएगा। तो इसका मतलब कितना हो गया? a प्लस एफ। फिगर देख लो, अगर फिगर में दिख जाए तो आसानी से पता चलेगा कि g का जो वैल्यू है वो a छोटा वाला स्क्वायर प्लस f साइड लेंथ है। तो इसका मतलब ये कितना हो गया? 4a, नो 3a, 4a प्लस 3a प्लस एफ। तो a प्लस थ्री जी प्लस एफ के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? इधर तो 4f लिखा ही गई और g के जगह पे हमने क्या बोला? g कैन बी रिटन एज a प्लस एफ, और पहले से a था तो 4a प्लस 4f हो जाएगा। सो दिस कैन बी सेड एज 4a प्लस 4f। ठीक है, सो g का वैल्यू भी आ गया तो 4a प्लस 4f। इसका मतलब क्या हो गया? 4a को रहने दिया जाए और f का वैल्यू यहाँ से आएगा c प्लस a माइनस ई, इस जगह से लिखा जा सकता है। तो c प्लस a माइनस ई। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि हमें e का वैल्यू पता है, हमें a का वैल्यू पता है, तो सारा चीज़ हम a और e के टर्म में लिख रहे हैं। ठीक है, सो ये कितना हो गया? 4c और प्लस कितना? 4a और 4a, 8a माइनस 4e, तो 4c प्लस 8a माइनस 4e। अब e का वैल्यू कितना आया था? 4। तो बेसिकली हम कह सकते हैं, और a का वैल्यू हमको 1 पता है, तो इसका मतलब क्या होगा? 4c प्लस 8 माइनस 16, डेट इज़ 4c माइनस 8। अब c का मान क्या हमको a और e के टर्म में पता है, तो वो चेक करना है। तो c का मान अगर निकल जाए तो ये पता चल जाएगा। अब हमें पता है 4c माइनस 8 इधर से आया टोटल वैल्यू किसका? b प्लस जी प्लस एच का, और डैट इज़ ऑल्सो इक्वल टू, ये क्वेश्चन 5 है तो हम ये कह सकते हैं 4 और 5 इक्वल होना चाहिए। तो 2c प्लस 12 भी मस्ट बी इक्वल टू 4c माइनस 8, और a 1 है तो इसका मतलब क्या हो गया? 4c डैट इज़ 20, 2c इज इक्वल टू 20 हो गया, तो c इज इक्वल टू कितना हो गया? 10। अब c अगर 10 आ गया तो हमें पता क्या करना है? हमें पता करना है कि f कितना हो सकता है। सो f के बारे में पता करने के लिए हम कहाँ से पता करेंगे? c हमें पता चला, c पता चला 10 है, तो c पता चला तो g भी पता चलेगा। कैसे? c इज इक्वल टू 2a प्लस जी। मुझे सारे वैल्यू पता चल गया। c 10 है तो g कितना होगा? 8। तो f कितना होगा? 8 माइनस 1 डेट इज़ 7। f भी पता चल गया, g भी पता चल गया, और d कितना होगा? इफ़ वी फाइंड d, सो d का वैल्यू कितना हो जाएगा? अगर d को टर्म में देखें तो d इज़ c प्लस ई, और d इज़ इक्वल टू c प्लस ई, और c कितना आया है? 10, और e कितना आया है? तो e है 4, तो d कितना होगा? d विल बी 14, d इज़ 14।
तो क्या सारा वैल्यू मिल गया हमें? हमें क्या चाहिए था? डी प्लस आई। अच्छा, आई भी चाहिए, तो आई का वैल्यू कितना हो जाएगा? हमें ये पता है 14 प्लस आई। इक्वेशन 4 को देखो, 14 प्लस आई इज़ 2c, और c कितना है? तो 20 प्लस 12। सो दिस विल बी आई इज इक्वल टू कितना हो गया? आई का वैल्यू हो जाएगा बेसिकली आई विल बी 18। सो अब अगर आई 18 आ गया और डी 14 है, तो हम ये कह सकते हैं कि डी प्लस आई कितना हो गया? सो डी प्लस आई इज 18 प्लस 14। सो 18 प्लस 14 इज 32। सो डी प्लस आई मिल गया 32 ए, दैट इज 32 इंटू 1 32। ठीक है, लेकिन ये तो एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल है तो हमें इसका भी वैल्यू निकालना पड़ेगा। डी प्लस ये वैल्यू सी है, सी प्लस ए। सो सी प्लस ए, और इधर कितना है? दिस इज बी। तो बी का मान कितना है? ए प्लस जी। ए प्लस जी डेट इज 9। तो बी तो 9 है। सी प्लस ए का मान कितना होगा? सी कितना आया था? 10। 10 प्लस 11। अच्छा, डी का मान कितना होगा? डी का मान है सी प्लस ए प्लस ई। सी आया है 10, ए आया है 1, और ई आया है 4, डेट इज 15। सो टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा? अच्छा, ये तो पूरा सी साइड लेंथ है। सो सी साइड लेंथ मतलब 10 है, सिर्फ 10, और ये 19। और डी का वैल्यू टोटल कितना हो जाएगा? डी इज़ व्हाट? डी इज़ सी प्लस ई। ये टोटल वैल्यू कितना है? सी प्लस ई, और सी कितना है? 10, ई 14। तो टोटल वैल्यू इधर से कितना हो गया? 19 और 3 33। सो एक साइड लेंथ कितना हो गया? 33, दूसरा है 32। तो देयर फॉर टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा? 33 इंटू 32, डेट इज 66 एंड 99। तो 9 6 15 1056। सो 1056 is the area of the rectangle. Now this is a very nice question. Thank you. P of x is equal to ax to the power 7 plus bx cube plus cx minus 5, where a, b, c are constant. Given p of minus 7 is equal to 7, find the value of p7. यह है क्वेश्चन नंबर 20। तो दिया क्या है बच्चों? p of x दिया है ax to the power 7 प्लस bx क्यूब प्लस cx माइनस 5, ऐसा दिया है। और ये बोल रहा है कि p ऑफ माइनस 7 किसके बराबर है? 7 के। तो p ऑफ माइनस 7 का मतलब क्या है? डेट इज a माइनस 7 पर पावर 7 प्लस b माइनस 7 का क्यूब प्लस c ऑफ माइनस 7 और माइनस 5, और ये दिया है किसके बराबर? 7 के बराबर। तो यहाँ से कितना हो जाएगा वैल्यू? माइनस 7 पर पावर 7, तो माइनस बाहर निकाल सकते हैं, माइनस a 7 टू द पावर 7, और b के लिए भी बाहर निकाल सकते हैं, तो b ऑफ 7 का क्यूब, और फिर c के लिए भी बाहर निकाल सकते हैं, तो 7c, c ऑफ 7 इज इक्वल टू कितना हो गया? 12। तो अगर हमें ये चाहिए कि a 7 टू द पावर 7 प्लस b 7 का क्यूब प्लस c ऑफ 7 इज इक्वल टू माइनस 12 हो जाएगा। अब हमें चाहिए क्या यहाँ से? a 7 टू द पावर 7 प्लस b 7 का क्यूब प्लस c 7, और माइनस 5 अगर दोनों साइड कर दें तो ये माइनस 17 होगी, और ये तो कुछ नहीं, यही तो p ऑफ 7 है। तो p ऑफ 7 कितना हो गया? माइनस 17। सो p ऑफ 7 इज इक्वल टू माइनस 17 इज द आंसर। डन। एग्जाम्पल 21 says if a b c are नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स, a b c आर नॉन ज़ीरो मतलब a b c ज़ीरो के बराबर नहीं है, और ये रियल नंबर्स है, दे ऑल बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेटिस्फाइंग 1/a plus 1/b plus 1/c is equal to 1/a plus b plus c. Prove that among a b c there must be two opposite numbers. अच्छा, दिया हुआ क्या है बच्चों?
1 by a plus 1 by b plus 1 by c इज इक्वल टू 1 बाई ए प्लस बी प्लस सी। ये वैल्यू अगर एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, ए बी सी, ऊपर रह जाएगा बी सी, यहाँ रह जाएगा ए सी और यहाँ पे रह जाएगा ए बी, एंड दैट इज इक्वल टू 1 बाई ए प्लस बी प्लस सी। सो अगेन दिस वैल्यू व्हेन कैलकुलेटेड कैन बी सेड एज ए प्लस बी प्लस सी इंटू बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी और माइनस ए बी सी दैट इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए प्लस बी को एक साथ रहने देते हैं और बी सी प्लस ए बी एक साथ रहें तो सी को मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो कितना हो गया, बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस ए बी सी माइनस ए बी सी इज इक्वल टू ज़ीरो। ए बी सी गेट्स कैंसल्ड, अगेन व्हाट इज लेफ्ट आउट, ए प्लस बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी एंड प्लस यहाँ से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, सी का स्क्वायर बाहर निकाल लो तो दिस विल बिकम ए प्लस बी इक्वल टू ज़ीरो। अगेन इसका मतलब ए प्लस बी पूरा बाहर निकाला जा सकता है दोनों में, और यहाँ से कॉमन क्या आएगा, सी डेट इज़ ए प्लस बी और प्लस कितना बच रहा है, ए बी प्लस सी स्क्वायर। तो ए बी प्लस सी स्क्वायर में ऐसा कर सकते हैं कि बी सी और ए बी, इसका मतलब इस चारों को एक साथ रख लो, यहाँ पे क्या रखा है, बी सी ए सी ए बी और सी स्क्वायर ऐसा था। तो इस चार में ऐसा लिया जा सकता है कि ए प्लस बी को एक साथ रखो और किसी दो को, बी को अगर एक साथ रखते हैं तो सी प्लस ए और सी को अगर एक साथ रखते हैं तो ए प्लस सी एंड दैट इज इक्वल टू ज़ीरो। तो फाइनल वैल्यू कितना होगा, ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए एंड दैट इज इक्वल टू ज़ीरो। तो अब इसका मतलब क्या हो गया कि या तो ए प्लस बी ज़ीरो है, बी प्लस सी ज़ीरो है, या फिर सी प्लस ए ज़ीरो है। तो एक बात सोचो, अगर ए पॉजिटिव होता है, ए अगर पॉजिटिव होता है तो बी क्या होगा, नेगेटिव, और अगर बी नेगेटिव होता है तो सी क्या होगा, पॉजिटिव। इसका मतलब हम ये तो प्रूफ कर दिए जो पूछा गया था क्या, कि ए बी सी देयर मस्ट बी टू अपोजिट नंबर्स। तो टू अपोजिट नंबर्स तो हो ही गया कि जैसे बी और सी ये हमेशा अगर ज़ीरो, एक तो पॉजिटिव नेगेटिव तो हुआ ही, साथ में ए इज इक्वल टू माइनस बी के बराबर हो रहा है, तो इसका मतलब दो पॉजिटिव नंबर्स तो, दो अपोजिट नंबर्स तो हुए। अगर ए थ्री है तो ये माइनस थ्री होगा, डन, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज example 22, if xy is equal to a, xz is equal to b, yz is equal to c and abc not equal to 0, find the value of x square plus y square plus z square in terms of abc. So solution 22 it says xy a के बराबर, y xz b के बराबर, yz c के बराबर। तो हम इतना तो कह सकते हैं कि अगर हम तीनों को मल्टीप्लाई कर लें तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ए बी सी के बराबर है, ठीक है। अच्छा, अब हमें एक्स स्क्वायर चाहिए तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए बी सी बाई वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर यहाँ से अगर देखा जाए तो ये ए बी सी बाई सी स्क्वायर के बराबर है, तो सी गेट्स कैंसिल, डेट इज़ ए बी बाई सी हो गया। सिमिलरली एक्स स्क्वायर अगर आ गया तो वाई स्क्वायर कैसे आएगा, ए बी सी बाई एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर का मतलब क्या है, ए बी सी बाई बी स्क्वायर, डेट इज़ बी गेट्स कैंसिल्ड, तो ये कितना हो गया, ए सी बाई बी। नाउ नेक्स्ट कितना हो गया, जेड स्क्वायर क्या हो गया, ए बी सी बाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मतलब क्या है, ए बी सी बाई ए स्क्वायर, डेट इज़ कितना हो गया, बी सी बाई ए। अब हमें चाहिए क्या कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मतलब तीनों को ऐड करना है, तो ए बी बाई सी प्लस ए सी बाई बी प्लस बी सी बाई ए। तो इसका मतलब क्या हो गया, एलसीएम कितना हो गया, ए बी सी। अब अगर यहाँ पे ए बी सी अगर एलसीएम है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी का होल स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर, that is the value of x square plus y square plus z square in terms of ABC. We are done. Next question number 23 says if 23 says if a to the power 4
plus a cube plus a square plus a plus 1 is equal to 0. So what we are required to find out? We are required to find a to the power 2000 plus a to the power 2010 plus 1 is equal to कितना होगा? So इस केस में we can approach by two method. पहला a to the power 4 plus a cube plus a square plus a plus 1, ये कुछ जीपी के फॉर्म में लग रहा है, तो अगर हम जीपी का मेथड लगाएं तो इसका मतलब इस सारे का सम कितना हो जाएगा? a to the power 5 minus 1 by a minus 1 and that will be equal to 0. So a minus 1 cannot be equal to 0. तो इसका मतलब क्या हो गया? a to the power 5 minus 1 is equal to 0. तो a to the power 5 किसके बराबर हो जाएगा? 1. ये क्या है? जीपी. जीपी में समेशन ऑफ सीरीज आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस ए टू द पावर 4. उल्टा देख लो, आसान है. फर्स्ट टर्म कितना है? 1. कॉमन रेशियो कितना है? ए. टर्म्स कितने हैं? 5. तो इसीलिए मैंने लिखा है टू द पावर 5 माइनस 1 बाई ए माइनस 1. तो इसका मतलब ए टू द पावर 5 किसके बराबर हो गया? 1 के. तो यहाँ से ए टू द पावर 2000 मतलब क्या होगा? ए टू द पावर 5 पर पावर 400 और ए टू द पावर 2010 का मतलब क्या होगा? ए टू द पावर 5 पर पावर 402 और प्लस 1. तो इधर कितना हो गया? 1 प्लस 1 प्लस 1, दैट इज द आंसर इज 3. तो आंसर कितना हो जाएगा? 3. इस केस में वैल्यू कितना हो गया? 3. नेक्स्ट एग्जाम्पल 24 सेज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 पर पावर n इज इक्वल टू ए टू द पावर 2n x पर पावर 2n प्लस ए टू द पावर a 2n माइनस 1 x टू द पावर 2n माइनस 1 टिल a 2x स्क्वायर प्लस a1x प्लस a नॉट. फाइंड द वैल्यू ऑफ a नॉट प्लस a2 प्लस a टू द पावर 4 प्लस a2n. अब इसमें तो स्टैंडर्ड मेथड लगता है. पहला बार क्या करेंगे? x इक्वल टू 1 पुट करेंगे. x इक्वल टू 1 अगर पुट करें तो इसका मतलब क्या हो गया? 1 माइनस 1 माइनस 1 पर पावर n इज इक्वल टू a 2n प्लस a 2n माइनस 1 प्लस ये चलता रहे कहाँ तक? a2 प्लस a1 प्लस a नॉट. तो ये कितना हो जाएगा? माइनस 1 पर पावर n इज इक्वल टू a2n प्लस a2n माइनस 1 प्लस एंड दिस वैल्यू विल गो ऑन टिल a नॉट. ठीक है. अब ये तो 1 हो गया. अच्छा, दूसरा तरीका क्या है? x इक्वल टू माइनस 1 भी डाल सकते हैं. अगर माइनस 1 डालेंगे तो कितना होगा? 2 माइनस 1 पर पावर n इज इक्वल टू x माइनस 1 डाला है तो a2n तो पॉजिटिव ही रहेगा. a2n जितने भी ऑड वाले आएंगे वैल्यूज़ वो नेगेटिव हो जाएंगे. तो a2n माइनस 2 उसके साथ साथ क्या चलेगा? a2 वाला वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होगा, a1 वाला नेगेटिव होगा और a नॉट वाला पॉजिटिव होगा. सो बेसिकली ये हो गया 1 टू द पावर n दैट इज़ 1. अब हमें चाहिए किस चीज़ का वैल्यू? a नॉट का वैल्यू हमें चाहिए, a1 का नहीं चाहिए. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? वी कैन से इफ़ आई ऐड अप तो कौन कौन से वैल्यू कैंसिल होंगे? जो ऑड वाले हैं वो कैंसिल होते चलेंगे. तो इसका मतलब बचेगा क्या? 1 प्लस माइनस 1 पर पावर n इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए नॉट बचेगा, a2 बचेगा, a4 बचेगा और ये चलते चलते a2n तक बचेगा. तो इसका मतलब इसका वैल्यू टोटल कितना हो गया? 1 प्लस माइनस 1 पर पावर n डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू a नॉट प्लस a2 प्लस a4 टिल a2n. अब यहाँ पे दो वैल्यूज़ आ सकते हैं. अगर n इवन है और n ऑड है तो इसका मतलब अगर n इवन है तो 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 डेट इज इक्वल टू 0. तो 0 किसके लिए हुआ? n इवन नहीं, n ऑड के लिए. क्यों? ऑड के लिए माइनस 1 पर पावर ऑड विल बी माइनस 1 इटसेल्फ. अच्छा, अगर इवन है तो 1 प्लस 1 बाई 2 डेट इज इक्वल टू 1 व्हेन n इज इक्वल टू इवन. डन. So that's all and thank you.